चलो देखोगे, लास्ट टाइम पे हमने पीजीवीपी चैप्टर है हमारा, चैप्टर कौन सा है? पीजीवीपी। लेक्चर कौन सा है? कोई नहीं, बैठ के खा लो आराम से, कोई दिक्कत। लेक्चर कौन सा? नहीं नहीं, खा लो, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे से वैसी रिकॉर्ड हो रही है। लेक्चर थर्ड। ऑलरेडी कितने घंटे पढ़ चुके हैं? 3 घंटे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 3.5 घंटे के आसपास। अब देखो, तुम दोनों तो देख लो, सेक्शन जो 35 है, लिखो मेरे साथ। इशिका लिख रहे हो क्या आप, या खा रहे हो? तो उठ जा, फिर इधर आ जा। ये तेरे सामने मुंह निकाल के खाते रहेंगे, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा तुझे? हाँ वही तो, खाना है खा ले, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सेक्शन है भाई? 35। पहले के सेक्शन तो नहीं बताने कौन कौन से कराएं, ठीक है? मैं डायरेक्टली 35 बता रहा हूँ। 35 लिखना, एक्सपेंडिचर हो रहा है, साथ के साथ लिखना भाई, ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हो? हाँ जी, कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च पे, ठीक है? टीवी देखते हुए तो खाते हो? क्यों प्रज्ञा? टीवी देखते हुए तो हम लोग खाते रहते हैं, मोबाइल देखते हुए भी खाते होंगे कई बार, हैं? तो खर्चा कर रहे हैं हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो रिसर्च है नंबर 1, यहाँ पे इन हाउस इन हाउस रिसर्च। कहाँ रिसर्च हो रही है? अपनी कंपनी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब कि रिसर्च किससे रिलेटेड है? रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस और बिजनेस ऑफ एसएससी। तो हम जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च किससे रिलेटेड है? एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है। अगर एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है तो उस केस में क्या होगा शिखा? वो इन हाउस रिसर्च मानी जाएगी, इन हाउस रिसर्च मानी जाएगी। इसके 2 पार्ट कर लेना, इसके 2 पार्ट कर लेना। इस रिसर्च के आप 2 पार्ट कर लेना। क्या करें शिखा? जो पहली रिसर्च है
वो आफ्टर, भाई खाना खाते हुए बोलते नहीं है, अगर बड़ों ने कभी आपके साथ बैठ के खाया हो तो वो बताएंगे कि खाते हुए बोलते नहीं है। तो रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रिसर्च कहाँ हो रही है? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। तुम मेरा साथ दो, वेरी गुड। अगर रिसर्च आप क्या कर रहे हो, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ अदर एसएससी है। अदर एसएससी समझ गए होंगे कि सर कंपनी को तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। कंपनी जो एसएससी है वो कहाँ कवर कर लिया? यहाँ पे। तो यहाँ पे अदर एसएससी है, किसको छोड़ दिया हमने? कंपनी को, क्योंकि कंपनी को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कौन सी कंपनी लेनी है? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी, जिसका जो बिजनेस है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, एंड नंबर 3 जो अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 35 2AB, अंडर सेक्शन 35 2AB। तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया, कोई एक्सपेंस किया, तो दो पार्ट में, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है। मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बेटा कंपनी साइंटिफिक रिसर्च करेगी, अगर कोई कंपनी साइंटिफिक रिसर्च करेगी, जितना पैसा खर्च करेगी, कोविड की वैक्सीन बनानी, रिसर्च कर रही है, जितना पैसा खर्च होगा उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सारा खर्चा उसको क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये खर्चा देना है या नहीं देना, अलाउड है उसको। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला है सारा खर्चा अलाउड है, लैंड को छोड़ के। इसका मतलब लैंड का खर्चा नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई और खर्चा हुआ वो अलाउड है। जैसे मान लो बिल्डिंग के ऊपर पैसा खर्च हुआ, अलाउड। कितना अलाउड है? 100% डिडक्शन अलाउड है, 100%। तो एक वर्ड में कह सकते हैं अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन इज अलाउड। समझ में आगे नहीं आ गया? बहुत आसान हो गया ये, बहुत ज़्यादा आसान। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है 100% अलाउड, कैपिटल किया है, लैंड के ऊपर मत देना, बाकी सबके ऊपर। 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, पूरा 5 करोड़ का खर्चा अलाउड, 100%। यस नो? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 करोड़ लगा दिए, पूरा खर्चा अलाउड। लैंड खरीदी 10 करोड़ की, नहीं मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा लैंड का, लैंड के ऊपर कुछ नहीं मिलना। एनी डाउट? कहता है अगर अदर एसएससी होगा ना, अदर एसएससी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड, बस किसका नहीं मिलेगा? लैंड का। समझ में आ गया होगा? क्या सेम है या नहीं है? आसान हो गया या नहीं हो गया?
कौन कौन बच्चा आ गया भाई, एक बार अटेंडेंस मार्क कर दे ऑनलाइन वाले बच्चे। नीलू और आकांक्षा ने तो बता दिया। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कौन सा? छोड़ दो, करना ही नहीं है। 34 तो वैसे ही नहीं है, 33 है, वो करना ही नहीं है। बाकी बच्चे भाई जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं क्या? स्नेहा, नीलू, अच्छा स्नेहा भी क्लास ले रही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप रिसर्च करते हो, ये आफ्टर था, बिफोर, बिफोर क्या? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अतुल बोला गया है कि हम आपको क्या करेंगे, मैक्सिमम, मैं ये इसलिए मिटा रहा हूं मेरे पास जगह नहीं है, तो हम आपको मैक्सिमम 3 इयर्स के खर्चे अलाउड करेंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। समझ गए? तो जिस दिन आकांक्षा बिजनेस, आकाश, बहुत बढ़िया भाई, जिस दिन आकाश हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे कितने साल? 3 सालों के क्या करेंगे इशिका? खर्चे आपको अलाउड कर देंगे। अब मुझे बताओ बेटा, खर्चे कौन से होंगे? रेवेन्यू, वेरी गुड, देखो अपने आप ही आ रहा है आपको। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो देखो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है, ध्यान से देखना कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है। ये बीमार होने के बावजूद भी देखो आपकी क्लास ले रहे हैं हम। अगर कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 सैलरी का खर्चा अलाउड कर देंगे। जो मटेरियल खरीदा है, मटेरियल खरीदा होगा ना आपने, वो अलाउड कर देंगे। ये याद है ना भाई, पर्क अलाउड नहीं करेंगे। पर्क मतलब समझते हो ना, परक्विजिट, जो आपकी परक्विजिट्स है ना वो अलाउड नहीं होने वाली भाई, परक्विजिट को अलाउड नहीं करेंगे। कितना परसेंट अलाउड है भाई? ये 100%, 100% अलाउड है भाई। इसके अलावा और कोई खर्चा होगा अदर, अदर एक्सपेंस नॉट अलाउड। तो समझ में आ गया? वेरी गुड, हमने 2 ही खर्चे अलाउड किए हैं, सैलरी और रॉ मटेरियल। इशिका कितने खर्चे अलाउड किए हैं बेटा? क्या बात, कौन से 2? जो वैक्सीन बनाने के लिए मटेरियल खरीदा वो खर्चा अलाउड, जो उनको रखा एम्प्लॉय को पैसे दिए वो अलाउड, उसके अलावा कोई खर्चा अलाउड नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम प्रोविजन, 100% अतुल अलाउड हो जाएगा। किसको छोड़ देंगे? लैंड को, लैंड के ऊपर नहीं मिलेगा, बाकी सब अलाउड होगा। आसान हो गया या नहीं हो गया बताओ? भाई ये इतना आसान करवा रहा हूं कि पूछो मत। अगर कोई ढंग से पढ़ लेगा तो वो जिंदगी भर याद रखेगा, बहुत आसान करवा रहा हूं। ऑनलाइन आ रहा है समझ में? आकाश आ रहा है, नीलू आ रहा है, अंशी बताओ बेटा। आकांक्षा, नीलू, बहुत बढ़िया बेटा। रिपीट तो नहीं करना,
साइंटिफिक रिसर्च कहाँ करवा रहे हैं? घर पे करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, और एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। पहले वाले में क्या है, 3 साल की मिल जाएगी, 3 साल से पहले वालों की नहीं मिलेगी। 3 साल में भी रेवेन्यू में सैलरी और रॉ मटेरियल की मिलनी और किसी की नहीं। कैपिटल में सब मिल जाएगा, लैंड को छोड़ दो। हो गया याद? कोई दिक्कत ही नहीं। ये पहला पॉइंट था ना। कहाँ रिसर्च करवा रहे थे? घर पे। अब खुद नहीं कर रहे रिसर्च, किसी और से करवा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे उसको? आउटसाइड। अब रिसर्च क्या हो रही है? आउटसाइड द बिजनेस। पहले अपने घर में रिसर्च कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे हैं? बाहर। तो बाहर रिसर्च करोगे तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड। तो आप पैसा कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो? आउटसाइडर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपने किसी एजेंसी को पैसा दे दिया है ना भाई। आईआईटी कॉलेज है, रिसर्च करो, बनाओ गाड़ी जो बिजली से चले, बनाओ गाड़ी जो पानी से चले, बनाओ, पैसा हम देंगे, पैसा हम देने वाले। बात समझ में आ रही है? पैसा हम देने वाले हैं, बनाओ भाई। चलो भाई, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी आ जाए एग्ज़ाम में, और अगर ये लिखा हुआ आ जाए घर के बाहर रिसर्च कर रहे हो, क्या करके आ जाना है? कुछ याद मत करना, बस ये याद रखना कि 100% अलाउड है, कुछ भी हो, कोई सा खर्चा हो, कोई सा भी भाई, चाहे लैंड हो, कुछ हो। तुमने समझे ही नहीं, तुमने बाहर पैसे दिए है ना, अब वो उसके बाद किसी में यूज़ करें। तुम जितना पैसा बाहर वालों को रिसर्च के लिए दोगे 100% अलाउड हो जाएगा, और चाहे किसी को दो, तो तुम जो पैसा दोगे वो 100% अलाउड होगा। इन हाउस में तो क्या हो रहा था, हम खुद कर रहे थे, तो हमें लैंड खरीदनी पड़ रही थी, लेबर रखने पड़ रहे थे, बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा था, मशीनरी खरीदनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना भाई। यहाँ तो क्या, किसी को दे दिए पैसे, ले भाई 100 करोड़ कर रिसर्च, सारा अलाउड। तो ऐसे बिजनेसमैन ढूंढ लो जो रिसर्च के लिए पैसा देते हो, है ना भाई। उनके मजे, हमारे मजे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आपको नहीं लग रहा लिखवाने से ज़्यादा आसान हो गया है चैप्टर? इसलिए कहता हूँ मेरी बातें माना करो। नोट्स नंबर 1, नो डेप्रीसिएशन। नो डेप्रीसिएशन इज खाते हुए बात नहीं करते हैं। नो डेप्रीसिएशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35। और खाना इतनी देर में आदमी खा लेता है, थोड़ी ना स्पीड बढ़ा लो। खाया नहीं जा रहा, तू तो भुक्कड़ खा गया सारा, छोड़ दिया ना, अब खा गया तो छोड़ेगा ही। कैसे खा रहा था ये हमें पता है। समोसे बहुत खाता है भाई। देख लो एक बार, सारे बच्चे देख लो। शिखा एक बार पढ़ लो बेटा सारा।
देख लो जी। अगला सेक्शन कौन सा है? आराम आराम से करेंगे। 35 A B B। एक्सपेंस फॉर obtaining क्या ऑब्टेन करना चाहते हो आप? टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस। एग्जाम्पल एयरटेल, जियो। तो अगर बेटा वो क्या कर रहे हैं, इशिका, टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें दो बातें होंगी। एक तो आपने क्या किया, लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया। आपने लाइसेंस क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। कब ऑब्टेन किया? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही आपने क्या किया, लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया। बेस्ट एग्जांपल मुकेश अंबानी, जियो का लाइसेंस पहले ले चुका था भाई, 10 साल पहले। जियो स्टार्ट होना था 10 साल के बाद, उसने लाइसेंस पहले ले लिया था। क्यों? भाई से वादा था, असली में भाई की कंपनी थी ना, अनिल की, तो उसको टेक ओवर कर लिया उसने। तो उसने बोला कि 10 साल तक मैं नहीं आऊँगा इस बिज़नेस में, 10 साल तक तू मज़े ले। फिर उसके बाद क्या है, जितने भी टावर हैं सारे अपने, समझे ना आप, समझ रहे हो? 10 साल तक वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसके टावर बनवा रहा है, सैटेलाइट जो ऊपर जा रखी है उसको खरीदा हुआ है उसने। तो भाई उसने जब तक क्या है, अपना मार्केटिंग में तो काम किया ना। आ गई बात समझ में? फिर क्या है, 10 साल के बाद बटन दबाया, बिजली आ गई। एक शाहरुख खान की भी मूवी थी, कोई गाँव में वो बिजली लेके आता है, वो तारा ये तारा, कोई गाना था, ये तारा वो तारा, किसी गांव में बिजली लेके आता है। नहीं आ रही याद? ऑनलाइन में आ रही किसी को याद? हाँ, स्वदेश। अबे को याद है भाई, स्वदेश। याद आया? अच्छा, चलो मुकेश अंबानी का तो पता लग ही गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 10 साल के बाद कोई बिजनेस करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन, मान लो हम ही करने वाले हैं, तो आज पहले ही क्या है, ताम झाम सब स्टार्ट कर देंगे भाई, लोगों से खरीदना। देख तेरा ये वाला पोल हम खरीद रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद अपना पोल लगेगा यहाँ, है भाई, है ना? फिर क्या करना है, बटन दबाना है, पोल स्टार्ट। लगाने के लिए कोई थोड़ा ना मना कर रहा है। खर्चा होगा या नहीं होगा बताओ? उसके लिए लाइसेंस तो पहले ही लेना पड़ेगा ना। तो जो लाइसेंस लिया, पैसा खर्च जो किया, जो पैसा क्या किया आपने, खर्च किया है, क्या उस लाइसेंस, जो लाइसेंस फीस है, जो लाइसेंस फीस आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, पेड, तो वो खर्चा आपको अलाउड होगा या नहीं होगा? बोलो। आंसर इज यस। जो भी लाइसेंस फीस पे की होगी वो खर्चा आपको क्या हो जाएगा, अलाउड। क्या लिखेंगे, डिडक्शन shall be allowed from previous year in which business commence till previous year in which license expires। हाँ, समझा देता हूँ, समझा रहा हूँ,
समझा रहा हूँ, देख लो। एक टेलीकम्युनिकेशन क्या है? कंपनी। हाँ, इससे पहले एक सेक्शन करा दिया ना, वो छोड़ दो। तो एक क्या है? कौन है वो? मुक्कू। मुक्कू। मुकेश अंबानी। मुकेश तो ऐसे कह रहे हो, है ना? अतुल भी हैरान हो गया। शिखा, मुकेश बताते नीता को। तो जो मुके नहीं, उधर से मत देखो, वापस वापस इधर देखो। ओ भाई, बंद करके आ उसको। सलमान खान है क्या तू? अच्छा, बंद कर। तो हमारे भाई ने क्या किया? मुकेश ने क्या किया? उसको जियो, जियो क्या है? टेलीकम्युनिकेशन नहीं है क्या? लाइसेंस नहीं लिया होगा सरकार से? सरकार से लाइसेंस कब लिया होगा? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सर क्यों? क्यों? बिजनेस स्टार्ट किया नहीं, पहले ही लाइसेंस ले लिया, क्यों? क्योंकि भाई वो सारा सेटअप भी तो करना है। एक इंस्टीट्यूट खोलना है तो उससे पहले सारा सेटअप तो करना पड़ेगा। किसी की मैरिज करानी है तो पहले ही सारा सेटअप होगा, या जब दूल्हा दुल्हन आ रहे होंगे, रुक जाओ बेटा पहले सेट कर लें, स्टेज को सेट कर लें, जहाँ फेरे लेने उसको सेट कर, सब कुछ पहले से रेडी होता है नहीं होता? नहीं, आज खाने हैं छोले चावल। छोले क्या? कुलचे और भटूरे। तो जब हम खड़े हैं वो कह रहा अब बनाऊंगा, तो ओके बाय। ये क्या ड्रामा है? जब खड़े हैं तो खाने को दे ना। अब तू बनाएगा, देखो कैसे बनते हैं। ये कोई क्या? सही बात है, अतुल ने काम किया होगा। तो भाई टाइम लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले ही लाइसेंस ले रहे हैं और जब तक अपना सेटअप बना लेंगे। तो लाइसेंस लोगे तो सरकार को क्या पे करोगे? बोलो। फीस पे करोगे, लाइसेंस फीस। जो लाइसेंस फीस क्या किया आपने, पे की है, उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। कब तक मिलेगी? डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर से जहां से आप अपना बिजनेस क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, कमेंस। तो मैं बोल सकता हूं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से। कब तक? जब तक मेरा लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता। ये करक्स है। तो जो भी मेरा यहाँ पे क्या हुआ, खर्चा हुआ, उस लाइसेंस फीस के लिए जो भी मैंने खर्चा किया, इतने टाइम तक मुझे उसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। आपको नहीं लग रहा ये डिडक्शन इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है? आपको नहीं लग रहा कि ये डिडक्शन इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है? यस और नो? डिडक्शन किस में मिलने वाली है मेरे भाई? इंस्टॉलमेंट में। कोई दिक्कत नहीं बेटा। डिडक्शन किस में मिलने वाली है? इंस्टॉलमेंट में। बोलो, दोबारा बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। आवाज नहीं आई। हाँ भाई बोलो। डिडक्शन बोलो किस में मिलने वाली है? बोल नहीं रहे। इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है। उसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखो। उसी के नीचे क्या करो? एक एग्जाम्पल लिखो।
लिखा है एग्जाम्पल कि आर ने क्या किया है। ओह सॉरी, रुक जाओ, गलत एग्जाम्पल आ गई, सही एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। तो एक कंपनी है, लिखो आर लिमिटेड। एक कंपनी क्या है, आर लिमिटेड। उसने क्या लिया है, लाइसेंस लिया है, किसका, टेलीकम्युनिकेशन का। लाइसेंस कब लिया है भाई, 1/7/2020 को, 1/7/2020 को लिया। वैसे हमारा असेसमेंट ईयर आपको पता ही है 22-23 है, पर 1 साल पीछे का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को समझना है, मैं चेंज नहीं करना चाहता। 11 साल के लिए लाइसेंस लिया, तो 11 साल कब ख़त्म होंगे, कोई डाउट है आपको। लाइसेंस फीस कितनी पे की है, तो देखो आपका खर्चा आ जाएगा, एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग कि हमारा खर्चा कितना हो गया, 13,20,000। कोई डाउट इसमें। और डिवाइड किससे कर देंगे, मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द कंपनी, कह रहा है इंटायर लाइसेंस फीस पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ। उसने 11 साल के लिए लाइसेंस लिया था, 2021 में ख़त्म हो रहा है। अब मैं केस 1 बना रहा हूँ, आप ये वाला केस 1 नहीं है, मैं केस 1 बना रहा हूँ, वो लिखेंगे। केस 1 क्या है कि उसने लाइसेंस फीस कब पेड कर दी थी, बिफोर, बोलो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे कर दी थी। उसने COB अपना कब स्टार्ट किया है, मान लो कि उसने COB स्टार्ट किया है 1/7/2025 में, हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो, हो सकता है। आपको डिवाइड कितने टाइम से करना है, COB से लेके जब हमारा लाइसेंस क्या हो रहा हो, एक्सपायर हो रहा हो। अतुल मैंने यही बताया था, कितना टाइम पीरियड है बेटा लेफ्ट, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। कब तक टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, यस और नो, यही तो लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, कितना टाइम लेफ्ट है, सिंपल करें तो 6 साल, पर ये 7 साल होंगे, बोलो कैसे, क्योंकि 6 साल कुछ महीने हो रहे होंगे, 6 साल क्या हो रहे होंगे, कुछ महीने हो रहे होंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, 7 साल कर देंगे। ये देख लो पहले, 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं या उससे ज़्यादा। हाँ 6 साल ही हो रहे ना, 7 नहीं हो रहे। अब मैं बताता हूँ आपको 7 कैसे होंगे, सुनना मेरी बात को। पहला साल होगा 25-26, दूसरा 26-27, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला आएगा, आपको नहीं लग रहा 31-32 होगा, अब करो 7 हो जाएंगे। क्या समझ गए होंगे, जो डिडक्शन मिलेगी वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मिलेगी। जो डिडक्शन मिलेगी, सुन लो बेटा, यही गलती करके आओगे पेपर में, यही क्वेश्चन आना है, टुच्चा गिरा हुआ लड्डू लॉलीपॉप, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन बताएगा, खुशी, इतना ही करके आना है आपको, तो बहुत आसान है ये। तो हमें बस ये चेक करना था कितने साल हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर काउंट करने हैं, 7 हो रहे हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा हर साल उतने की डिडक्शन मिलने लग जाएगी। क्या आपको नहीं लग रहा 7 साल में पूरी डिडक्शन ले लेंगे, क्या जितना लाइसेंस फी पे करते हैं सारा मिल जाता है, नहीं मिल जाता, मिल जाता है। एक बारी में क्यों नहीं दे रहे, लाइसेंस फीस की अमाउंट ज़्यादा होती है, एक बारी में दे देंगे तो बिजनेस कंपनी का लॉस निकल के आएगा, और कंपनी उस लॉस को अगले साल राइट ऑफ करेगी, फिर लॉस आएगा, फिर अगले साल राइट ऑफ, फिर लॉस आएगा, अगले साल राइट ऑफ करेगी। गवर्नमेंट कहेगी सरकार हमें टैक्स कब मिलेगा, समझे, इसलिए किस्तों में दे रहे हैं। तू कर 7 साल बिजनेस, पता लग रहा है वोडाफोन 5 साल में छोड़ दिया, तो बाकी का थोड़ी ना मिलेगा फिर। समझ में आया नहीं आया,
प्रज्ञा को नहीं आया। बेटा आप मुकेश अंबानी नहीं हो। 13,20,000 रुपये का खर्चा हुआ है मुकेश अंबानी का लाइसेंस लेने में। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1/7/2025 को, समझे। यहाँ से मीटर स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा बोलो? हाँ डेट बोलो ना उसकी तरह, यहाँ तक चलेगा। ये टाइम पीरियड करोगे 6 साल आएगा। इसमें प्रीवियस ईयर काउंट करो कितने आ रहे हैं, 7, तो 7 से डिवाइड कर दोगे, बस इतना सा आसान है, कुछ भी नहीं है। जो लाइसेंस फीस दो जब से मिलनी है, जब तक लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है प्रीवियस ईयर काउंट कर लो, आ गया। कोई भी कर देगा ये, तो मुझे लग रहा है कर देगा ही नहीं कर देगा। रितेश बेचारा गिन रहा है उंगलियों में, देखो। नीलू 7 प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, नहीं हो रहे 7? हो गए ना 7? नीलू बेटा 7 हो जाएगा। उसने कैलकुलेट भी कर दिया कितना आएगा, 188,571 पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉइंट आ गया इग्नोर कर दो। मैं कह रहा हूँ राउंडिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में कोई मरा नहीं जा रहा। पेपर एमसीक्यू है, राउंडिंग ऑफ में आंसर होगा, टिक करके आ जाइयो। नहीं होगा तो पॉइंट में भी तेरे को पता है क्या आंसर आ रहा है। पेपर में ऐसा होगा नहीं कि इतना, मतलब वो फिगर ऐसी आएगी, वहाँ पे फिगर वही आएगी जो सिंप्लीफाइड हो। कर के आ जाओगे, नहीं आ जाओगे? पढ़ाई को इतना टफ क्यों समझते हो? इतना तो आसान है, कुछ भी नहीं करना है आप। जिस दिन से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, प्रीवियस ईयर काउंट करने हैं, जो फीस पे की है उससे डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो हर साल हमें डिडक्शन मिल जाएगी, कहानी खत्म। क्या दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ क्या है भाई, दूसरी तरफ क्या है, लाइसेंस ऑब्टेन कब किया है? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसमें भी खर्चा मिलेगा। इसमें कैसे मिलेगा? इसमें जो डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन जो अलाउड होगी इसमें, वो कैसे अलाउड होगी बच्चों? प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस फीस क्या कर दिया आपने, पेड। और टिल कहाँ तक जाओगे बताओ? लाइसेंस क्या एक्सपायर। क्या मैं करक्स में बोल सकता हूँ जिस दिन मैंने लाइसेंस फीस पे की है उसकी डेट ले लेंगे, मतलब कि वो वाला प्रीवियस ईयर ले लेंगे, और कहाँ तक जाएंगे? जब लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। ये करक्स है। जिस दिन आपने लाइसेंस फीस पे की है वो वाला प्रीवियस ईयर ले लो, और कहाँ तक काउंट करो प्रीवियस ईयर? जब तक लाइसेंस क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। अब यही वाला क्वेश्चन कर लो कॉपी पेस्ट। मैंने लाइसेंस फीस कब पे की थी? इस डेट को। ये वाला प्रीवियस ईयर ले लूँगा 20-21, यस और नो। और लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है? 31-32 में। कितने साल हो जाएंगे अब? 12 साल हो जाएंगे। सर आ 11 रहे हैं भाई, आएंगे अब 12, करके देख ले, क्योंकि ये भी काउंट हो गया ना। या तो देखो, बुरा मत मानना, तुमने मैथ ली, तुमने मैथ पढ़ी नहीं, सच्चाई ये है। अगर तुम्हें ये नहीं पता लग पा रहा कि इसमें 11 प्लस करके 31 आ रहा है, और अगर मैं ये भी ऐड कर दूंगा तो वो अपने आप ही तो 12 हो जाएगा। फिर भी कई लोग उंगलियों में, भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या तो हमें मैथ ढंग से पढ़ाई नहीं गई या हमने पढ़ी नहीं, दो ही बातें होती हैं। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? 12 साल हो गए, अब करना क्या है बता। कितनी लाइसेंस फीस दी थी? 13,20,000। कितने से डिवाइड कर देगा? 12 से। करके देख ले, यही आएगा। करके देख ले, यही आएगा। पेपर में डैम श्योर हूं, खुशी आना ही आना है। और बता रहा हूं, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलना, 10 में से आपको 8 बच्चे मिल जाएंगे हमें नहीं आता था, ये कहेंगे हमने छोड़ ही दिया था। मैं बता क्या है इसमें, तुम मुकेश अंबानी बन जाओ। बेटा एक में आप बिफोर कर रहे हो, एक में आप आफ्टर कर रहे हो। ये आफ्टर वाला है। बिफोर में क्या करना है, जहां से आपका मीटर स्टार्ट हो वहां से रिमेनिंग देख लो, और यहां पे तो मीटर पहले ही स्टार्ट है। एक बच्चा सीएस के पेपर देता है,
पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है। फेल होने का मीटर तो पहले ही स्टार्ट हो गया ना। अब वो कहेगा नहीं जी मैं तो पहली बार दे रहा हूँ। पहले कैसे हो गया, एक बार तो पेपर रुक गया आपका, अब आप पहले नहीं बोल सकते। ठीक है, डरना मत। जब तक पहला पेपर नहीं होता ना थोड़ा डर रहता है, पेपर एक होते ही सारा डर खत्म हो जाता है। ये भी बताऊं आपको। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसलिए 5 दिन पहले JIGL लेके बैठो और क्या है, सबसे अच्छी बात है। अब क्या करें बेटा। हाँ 10% रिजल्ट कैसे निकालें खुशी, तरीका तो ढूंढना ही पड़ता है ना। अच्छा पेपर में टफ क्वेश्चन इसको कहते हैं, सुन लो नालायक। पेपर में टफ क्वेश्चन किसको कहते हैं खुशी, जब आपने अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में पे किया, 4 लाख पे किए डेट ऑफ एक्विजिशन में, फिर 260 पे किए इस डेट को, 660 की 2 किस्तें दी। आ गई बात समझ में, 330 करके देखो, मिला के देख लो, 660 ये 260 और 4 लाख टोटल करके देखना, आ तो रहा है 13,20,000। समझे। अगर किस्तों में पैसा दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किस्तों में दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको बहुत आसान है। किस्तों में भी बहुत आसान है। डेट ऑफ एक्विजिशन के अंदर 4 लाख दे दिया था आपने, फिर आपने 2,60,000 रुपये पेड किया 15/10/2020 को, तो हमारा पहला साल ही डेट ऑफ एक्विजिशन ही कौन सा है, 2021। यस और नो। 2021 में कितना पैसा दे दिया बताओ। 2021 में, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ 21 आएगा। 2021 में कितना पैसा दे दिया बताओ। अरे 4 और 2 60, 660 दे दिए। यस और नो। कितना टाइम रह गया बेटा, 12 साल। वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। क्या हर साल का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। ये देखो इन्होंने करके दिखाया, हर साल का आ गया। बात समझ में आ रही है। फिर जब आप 330 दोगे, ये 330 की 2 किस्तें दे रहे हो ना, एक इस वाले प्रीवियस ईयर में और एक 22-23 के अंदर, है ना। एक कहां दे रहे हैं, तो एक तो 21-22 में ही दे रहे हैं, ओ सॉरी 20-21 में, 21-22 में, सॉरी 21-22 में, 20-21 में नहीं, अगले साल दे रहे हैं 21-22 में। तो 3,30,000 को कितने से डिवाइड कर लेंगे अब, 11 से। कितने पैसे हो गए, 30,000। 30,000 ये, और पिछले वाले का कितना आ रहा है, 55। तो इस साल मतलब जो साल कौन सा होगा, 21-22, उस साल कितना मिलेगा, 85। समझ में आ गया होगा। अब समझाऊं, आ गया ना। कुछ भी नहीं करना आपने, जो लाइसेंस फीस बेटा पे की होगी, जो लाइसेंस फीस क्या होगी, पे की होगी। आप ये देखना कितना पैसा पे किया। सर हमने पैसा पे किया 6,60,000। आप ये देखना टाइम पीरियड कितना रह गया, सर 12 साल। आगे भाई 55,000। फिर सर हमने अगले साल ना 3,30,000 पे किया है, तो बेटा रह गए 11 साल, आगे 30,000। तो ये 55 तो 12 साल तक मिलने ना, मतलब इस साल भी मिलेंगे, तो इस साल 85 हो जाएगा। समझे, ये कहानी है। और एक साल आएगा 22-23, तो 22-23 से और जुड़ जाएगा। 22-23 के बाद कितने साल रह गए, 22-23 के बाद 10 साल रह गए बेटा, तो 33,000 रुपये और जुड़ जाएंगे। पहले 85 थे, यस और नो, 33 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 8 और 11, 1,18,000। ये मिलता रहेगा फिर जब तक लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता।
सिंपल हो गया। पेपर में यही क्वेश्चन आना है। फिर बच्चे ने कहना है आता भी था पर पेपर में ना ये इंस्टॉलमेंट वाला आ गया इसलिए नहीं कर पाया। हमारा बच्चा सारा करके आ जाएगा, हमने सारा कराया उसे। एनी डाउट? और ये शुक्र मनाओ कि आप कितने पेपर दे रहे हो? 4। सोचो जो 8 देता होगा उसका क्या होता हो। हमारे टाइम पे एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी, अब तो संडे भी मिल जाती है बाई चांस। हमारे टाइम पे संडे भी नहीं मिलती थी, क्रिसमस भी नहीं मिलती थी। अगर उस दिन 25 भी पड़ गई ना तो 25 को ही पेपर हो जाएगा। न्यू ईयर आ गया तो न्यू ईयर की भी छुट्टी नहीं होती थी, 1 तारीख को भी पेपर हो जाएगा। और हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। 26 से पेपर होते थे, 26 दिसंबर से। तो 26, 27, 28 लगातार 8 पेपर हैं लगातार, संडे हो चाहे न्यू ईयर हो, क्योंकि 25 वो तो क्रिसमस चला जाता था। समझ गए होंगे। पर होता क्या होगा, दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, तुम्हारा पेपर है पहला। तुम्हारा क्रिसमस 26 को होता था और न्यू ईयर कब होता था? पेपर खत्म होने के बाद। रियलिटी बता रहा हूँ। और क्या, हमारे लिए न्यू ईयर तभी होता था जब पेपर खत्म होते थे। हम उस दिन कह रहे थे न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर। दुनिया हंस रही हमें देख के, पागल है। हम उनको देख के हंस रहे थे कि ये पागल है। अब उनको क्या पता कि असली न्यू ईयर तो हमारा है, तुम्हारा कौन सा न्यू ईयर चल रहा है। हमने सारे न्यू ईयर छोड़ दिए थे। सिस्टर कहती थी भाई नहीं है, रक्षाबंधन नहीं आते हैं, ये है वो है। तो नहीं है भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब तो सिस्टर भी बिल्कुल डांस करते हुए आती है, मतलब जो भी है। क्यों? भाई है। कहानी मैंने आपको एक दिन बताई थी ना कि विराट कोहली, मतलब विराट कोहली छोड़ो, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो मतलब बहुत फेमस हो गया या सक्सेसफुल हो गया, फिर कोई आदमी ना उसकी मतलब कास्ट भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, हर आदमी सलाम ठोक देता है। हाँ भाई, आ गई बात समझ में। वो एक देखा था, कृषि मंत्री था एक, वो जिसका पता नहीं फेस भी थोड़ा वैसे है, बीसीसीआई का भी वो रहा है, वो मोटा सा, कभी हाँ कभी देखा हो तो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो वो वाली कहानी हो जाती है। बाबा जी देख लो ना, बाबा जी नाम पता है ना? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये जो बाबा जी है ना, प्रज्ञा, दुनिया हंसती थी, कहती थी नीच जात है, ये है वो है। बंदे ने, उसी ने बना दिया, बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन। वही बन गया हेड। हेड तो वही था, बनाया बहुतों ने मिलके, हेड तो वही था। फिर सबसे पहला वकील हमारी कंट्री का वही रहा। वो गांधी जी लेके आए थे, वो कहानी अलग है। आ गई बात समझ में? तो आप समझ सकते हो कि हम लोग सलाम ठोक ही लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हिंदू लड़की की मुस्लिम से क्या हो गई, मैरिज हो गई, साला क्या है, परेशान है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है भाई। हम किसी कास्ट को लेके यहाँ पे बोल ही नहीं रहे। पर अगर वही ना, समझ लो विराट कोहली है, तो वो भी डांस कर रहा होगा साला सामने खड़े होके, क्योंकि वो विराट। हाँ भाई, सेल्फी ले लेगा, तब नहीं दिख रहा उसको हिंदू है या मुस्लिम है, तब नहीं दिख रहा उसको। ये क्या है, बस समझ जाओ आप। आधा खेल तो हर चीज उसी का है, तो वही वाली कहानी है। तो अगर हमें पास होना है जून में, तो आधा खेल है आपका पॉजिटिव माइंड सेटअप। जितने आप पॉजिटिव हो ना, स्ट्रांग हो बिल्कुल पेपर को लेके, पास हो आप। आधे पास हो गए आप, लड़ाई आपने 50% जीत ली है बस। पर पहले ही बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोला है, CS करते हुए कब किस वक्त नेगेटिविटी आ जाए कुछ नहीं पता। कौन आके आपके भर दे, भाई दूर हो जा तू। आज अब 2 गज की दूरी नहीं, अब तू 100 किलोमीटर दूर रहा कर। और हाँ, और तू तब मिलियो जब पेपर खत्म हो जाए मुझसे, फिर मैं बताऊंगा तेरे को नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। फिर बताऊंगा पूरा
बिना सेल के करंट पास होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच्चाई बता रहा हूं आपको। कर लोगे एग्जाम में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर मैंने कोई सेक्शन ना करा रखा हो, पेपर में आ जाए, इसका कितना खर्चा अलाउड है? 100%। क्योंकि मैं छुड़वा ही वो रहा हूं जिनके 100% है, मैं लिखवाना नहीं चाहता। इसलिए स्मार्ट वर्क, समझे क्या? कि मैंने एक थंब रूल दे दिया, कोई खर्चा आ जाए, मैंने नहीं पढ़ाया हो, 100% करके आ जाना, आंसर ही वो 100% होगा। एक एग्जाम में क्या हुआ, 12th के एग्जाम में, एक ऐसी बता रहा हूं आपको, एक बैलेंस शीट बनी हुई आ गई। आपको भी पता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलेगा। यहां पे क्या हुआ कि कैपिटल तो दे ही रखी है, साथ में ना करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। कैपिटल भी गिवन है और करंट अकाउंट भी गिवन है, और प्रॉफिट, ड्राइंग्स, बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी है। आपको नहीं लग रहा बहुत गधे वाला क्वेश्चन है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मिलना है, ये जो कैपिटल होगी इसी के ऊपर मिल जाएगा, बाकी सबका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे एक नोट लिख के आना है कि ये जो अकाउंट है पार्टनर का, ये कौन सा अकाउंट है? फिक्स्ड अकाउंट है, और इसके अंदर जितनी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में होगी। इसलिए जो कैपिटल दे रखी है वो परमानेंट है, और ओपनिंग के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? मैंने वो सेक्शन छुड़वाए हैं पीसीपी के अंदर जिसमें आपको 100% डिडक्शन लेनी। अब मैं लिखवाने बैठूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, उससे अच्छा क्या है छुड़वाई दिए, तो पेपर में आ जाएगा तो क्या करके आ जाओगे? 100%। करना ही कुछ नहीं होगा। आप फालतू बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, यार इसमें डेप्रीसिएशन निकाल ले, इसको 150% निकाल ले। तुमने क्या करना है? 10 लाख का खर्चा बताया, आंसर 10 लाख, कहानी खत्म। थंब रूल दे दिया तुम्हें, और बोलो ठीक है। इसलिए मैं 2 सेक्शन छुड़वा ही रहा हूं। नाम भी बता दूं, पीसीपी के 2 सेक्शन 35CCC और सीसीडी। सीसीडी तो आपको पता ही, आप जाते होंगे कॉफी वॉफी पी के आते होंगे और स्किल डेवलप करके आ जाते होंगे। तो यहां पे बोला है स्किल डेवलपमेंट हो जाए, अगर क्या हो जाए? स्किल डेवलपमेंट हो जाए। अगर कोई भी स्किल डेवलपमेंट क्या है? प्रोजेक्ट है। अब एग्जाम में आ जाएगा तुलिए, बोलेंगे जी खर्चा हुआ 10 लाख, तो आंसर में क्या करके आना है? 10 लाख। क्यों? कितना % खर्चा अलाउड है यहाँ? 100% बेटा। CCC किसका खर्चा है? एग्रीकल्चर का। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, खर्चा हो गया 10 लाख, क्या आंसर करके आओगे? 10 लाख। इसलिए मैं ये सेक्शन ही नहीं करा रहा। लिखवाने भी क्यों? मैं कह रहा हूं पीसीपी में जो हमने छोड़ा वो खर्चा 100% अलाउड है, कहानी खत्म। और जितने भी, सुन लो एक और फॉर्मूला दे दूं, थंब रूल, जितने भी ये आ जाए कि मैं लाइसेंस फीस ले रहा हूं, जहां भी आपको लगे कि हम सरकार से कुछ ले रहे हैं, उनकी किस्तें निकाल लेना। जैसे स्पेक्ट्रम का लाइसेंस हो सकता है, आजकल तो वाईफाई भी हो गया, उसका भी लाइसेंस। इसलिए मैंने टेलीकॉम करवाया, मैंने स्पेक्ट्रम कराया नहीं। क्यों? कॉपी पेस्ट किसका? टेलीकम्युनिकेशन। बच्चा कह रहा है मेरे को टेलीकम्युनिकेशन आता है, तेरे को स्पेक्ट्रम भी आता है? हो गया, स्पेक्ट्रम का आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है। समझ गए? साइंटिफिक रिसर्च मैंने करा दिया भाई, उसमें भी बड़ा आसान था। अगला लिखो सेक्शन 35D। तो ये चैप्टर मैं इतने अनोखे तरीके से करा रहा हूं कि आप फुल मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर में। एग्जाम में अगर 4 का आया तो 4। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, नाम सुना होगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे हो जाते हैं। अब ना इन्होंने क्या कर रखा, किताब में खर्चों के नाम बता रखे हैं। अतुल क्या करना खर्चों के नाम का? एग्जाम में आएगा, बताओ ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ है, कितना अलाउड होगा? वो ये थोड़ी ना कहेगा खर्चों का नाम बता, ये थ्योरी थोड़ी ना आनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए। क्या करके आना है भाई? सुन लो, लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। जगह नहीं थी, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलना है? 2 पार्ट। अगर इंडियन कंपनी है तो कैलकुलेशन अलग है, और अगर अदर है तो कैलकुलेशन अलग है। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चों को आ रहा है समझ में भाई?
देखो अभय को पूरा आ रहा है मस्त, नीलू को जबरदस्त। इंडियन कंपनी में क्या है, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ और 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और सी का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। COP का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नीचे लिखा ना मैंने। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। आपने कितना पैसा क्या किया, इन्वेस्ट। किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, या तो कोई नया प्रोजेक्ट होगा, यस और नो, जहां आपने प्रीमिलरी एक्सपेंस कर दिया, यस और नो, और आप अपने ही काम को क्या कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो एक नई यूनिट। क्या सेटअप कर रहे हो, न्यू यूनिट। क्या सेटअप कर रहे हो, न्यू यूनिट। तो मैंने एक नए प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगा दिए, 10 लाख। 10 लाख का कितना निकाल दूंगा, 5%। 10 लाख का 5% निकाल दूंगा, 50 क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएंगे। और एक्चुअल मेरा प्रीमिलरी एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्चुअल देख लेंगे वो कितना हुआ है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी एक्चुअल होगा। एक्चुअल ने बोल दिया 30,000, जो इन दोनों में क्या होगा, विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में विच एवर इज लेस होगा वो लेना है। और ये सी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी अकाउंट्स में पढ़ा होगा 12वीं में, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अगर नहीं पता, ओनर्स फंड, यस और नो, नहीं पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पढ़ा है, फिट हो गए बस। बोरोड फंड, मेरे सामने पढ़े लिखों वाली बातें किया करो। ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ना आता हो तो चुप रहा करो। ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होते हैं, शेयर कैपिटल, यस और नो, बोलो। बोरोड फंड क्या होता है, डिवेंचर, यस और नो, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन। एक नोट लिख लेना, और नोट क्या लिखोगे कि रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना भाई, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम मत ले लेना। कहीं कहोगे सर वो भी इसी का पार्ट है, अकाउंट्स में होता होगा, अकाउंट्स गई तेल लेने, ये टैक्स है। मैंने पहले ही बोला था कि सेंटी मत होना बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस नाम पढ़ा होगा आपने। जो यहां बोल दिया बस वही लेना है। क्या लेगा, बोल। शेयर कैपिटल लोगे, क्या लोगे, डिवेंचर, क्या लोगे, लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा कुछ मत लेना, बस ये 3 चीजें लेनी है। समझ में आया, दोबारा बोलो। इन दोनों में हायर ले लेना। देखो कितना बड़ा चालू है इनकम टैक्स, कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला, 15 लाख। दोनों में हायर क्या आया, 15 लाख। 15 लाख का 5% ले लो। अब समझे, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चेक करना है, एग्जाम में आना ही आना है, डैम श्योर क्वेश्चन आएगा पेपर में। और ये भी डैम श्योर हूं कि 10 में से 6 बच्चे को नहीं आता होगा एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कितने फन्ने का हो। अपने आप को कुछ समझते हो भाई, पूरा टैक्स आता है, मैंने तो इससे पढ़ा है, मैंने तो पता नहीं किससे पढ़ लिया। भाई तूने भगवान से पढ़ लिया हो, कहानी है, ये किताब है एक।
खुदा भी देने आता है ना तो वो भी भूल जाता है 4 चीजें, तो तू तो क्या है, इंसान है। ले, तो तेरे को तो 100% पता है कि तू भूल गया होगा। तुम्हें नहीं भूलना, क्यों, पहले ही बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये तरीका है 60 से ऊपर आने का मार्क्स, पहले से पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आना है इस प्रोविजन का, तो इसको करके जाओ ना पहले से, पेपर में आएगा तो आसान है। सर बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही बेटा, उसको प्रोविजन याद नहीं रह रहा इसलिए दिक्कत आ रही है उसको। तो इन दोनों में क्या करना है, हायर ले लेना है। उस वो क्या होगा वहां ना सेंटी हो जाएगा, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम देखते ही कुछ कुछ हो जाएगा उसे। आ गई बात समझ में, क्योंकि अकाउंटेंसी घुसी होती है दिमाग में। जहां सिक्योरिटी प्रीमियम लिया खत्म। अच्छा पूरी क्लास कह रही होगी सिक्योरिटी प्रीमियम ले ले, हमारा दिल भी कह रहा होगा ले ले, पर तुम कहना नहीं। हाँ आ गई बात समझ में, क्योंकि तुम्हें ये गलती पहले ही बताई जा रही है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, ये तक बताया जा रहा है तुम्हें। वहां कहेगा ले ले, और बेटा जो अदर लोग हैं उनके लिए तो क्या है, एक्चुअल में कितना हुआ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और दूसरा 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर लेना। यहां पे भी विच एवर इज लोअर है, पर वो आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। सेम प्रोविजन है, पहला वाला सेम है, दूसरे वाला भी सेम है, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, whichever is less, whichever is lower। तो इसका क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता मैं। हाँ इनमें पहले हायर लें, कंपनी के केस में, वो भी केवल कंपनी के केस में, ये भी ध्यान रखना कंपनी के केस में। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं, खत्म भाई। नहीं नहीं, और सुनो, 5-6 सेक्शन एक साथ लिखवा रहा हूं और एक ही बारी में खत्म हो जाएंगे। 35D लिख तो लो पहले, 35 DDA, एक लाइन, बस एक लाइन में काम हो जाएगा। ये दोनों सेक्शन जो हैं, एक है अमल कमीशन और एक अमल कमीशन का सेक्शन है। किसका सेक्शन है, अमल कमीशन। और डीमर्जर, एक तरफ अमल कमीशन और क्या है, डीमर्जर, और दूसरी तरफ क्या है, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या मुझे बताओ, जो भी एसएससी होगा उसका खर्चा होगा या नहीं होगा? क्या ये आपको नहीं लग रहा कि यहां पे ओनली इंडियन कंपनी कवर होगी? यस और नो? भाई कंपनी का ही तो अमल कमीशन और डीमर्जर होता है, और यहां पे कौन कवर होगा, ऑल एसएससी। तो इनका जो भी क्या होगा खर्चा होगा, इनको क्या है वो खर्चा 5 इंस्टॉलमेंट में क्या है अलाउड है। समझ में आ गया होगा? हमने किसी एम्प्लॉय को वीआरएस दिया 50 लाख, कितनी इंस्टॉलमेंट में अलाउड हो जाएगा हमें? 5, हर साल 10 लाख। पढ़ लो बेटा दोबारा, वो मेरे को नहीं आती है। इतना लॉ पढ़ते हो और तुम्हें वीआरएस ही नहीं पता, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यार हालात तो असली में बेकार है।
बजे। जितना खर्चा होगा प्रज्ञा 5 किस्तों में अलाउड हो जाएगा। ये तो रास्ते में राह चलते हुए आदमी को भी बता दूंगा कि तेरे को वीआरएस मिला है, तेरी कंपनी ने 5 किस्तों में वो खर्चा क्लेम कर लिया। कितना मिला तेरे को भाई? 50 लाख। तो वो भी बता देगा कि 10-10 लाख रुपए कंपनी क्लेम कर लेगी। कितना आसान है ये। फिर भी पेपर में रितेश गलत करके आया तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते ही पिटेगा। 2 आदमी वहीं मिलेंगे तुझे पीटने के लिए। कह रहे कौन? तो सीरियस ले लेते हैं बिल्कुल, यही काम रह गया। आपकी मेहनत का फल तो 25 अगस्त ही बताएगा। हाँ, पता है ना आपको रिजल्ट किस दिन आना है आपका? कंफर्म है बेटा। उस दिन शिव जी का फास्ट रख लियो। पढ़ाई नहीं करोगे? ग्रुप 2 नहीं पढ़ना? बस तो फिर पता है क्या होगा प्रज्ञा? मैं सच्चाई बताता हूँ आज, ना 1 होना ना 2 होना। क्योंकि जब ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आया तो भी ग्रुप 2 कर नहीं पाओगे। क्या समझा है? 4 पेपर हैं वो। महीने कितने रह जाएंगे? 1.5 भी नहीं, 1.5-2 महीने। अगस्त में रिजल्ट आएगा 25 को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेपर है। 3 महीने में 4 पेपर कर लोगे? हाँ तो वही तो भाई कह रहा है, इसके एग्जाम है उसके एग्जाम है, फिर तो हो गए। हमारी ना स्टेटस ही हमेशा गलत होती है। मेरा तो रिजल्ट एग्जीक्यूटिव का भी नहीं आया था, मैं तो अगले दिन ही फाइनल की क्लास में बैठा था। सर आपका तो पता था पास हो जाओगे। बेटा इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि पेपर सीएस के बहुत लुल आते हैं। क्या कह रहा? कह रहा उस समय तो क्या आज क्या टफ आ रहे हैं बच्चे? आज पास नहीं हो रहे? फिर ऐसे भी बच्चे दिखा दूंगा जो कहेंगे खुद आपको कि पेपर बहुत लुल है। कुछ भी नहीं है पेपर भाई। जब तैयारी आपकी टॉप लेवल की होगी तो पेपर आपको इजी लगेगा। और तैयारी नहीं करके जाओगे तो फिर बात ही क्या। तो रियलिटी ये पेपर आसान है सीएस के। और आसान कहना गलत है वैसे, बहुत आसान है। तो आज के बाद कोई पूछे सीएस के पेपर बहुत आसान है। वैसे जून तक तो बात ही मत करो। किसी की लगे ना फालतू में, कहेगा वैसे आसान कह रहे थे, फिर बताओ ये कहानी। तो बेटा स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी कि पेपर देते ही अपनी ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट। 1 दिन आपने डिले कर दिया, 1 दिन का, तो आप गए। आगे बात सुन। हाँ यहाँ तो स्टार्ट हो जाएगी। मैं असली में पहले दोनों पढ़ाता था, पर मैं अभी सिक्योरिटी लॉ ही पढ़ाऊँगा, और वो भी मेरे ख्याल से अब मैं जून के बाद ही डिसीज़न ले पाऊँगा कि मैं पढ़ा भी पाऊँगा या नहीं पढ़ा पाऊँगा। मेरे घर वाले सब मना कर रहे, कह रहे इतनी मेहनत क्यों। आज आप देख लो ना, आज फीवर है तो भी आगे क्लास लेने। अरे यार क्या बताऊँ खुशी, क्योंकि पता है क्या, मैं ये चाहता हूँ कि जब बच्चा सिक्योरिटी लॉ पढ़े तो पढ़ने के बाद वो अर्निंग खुद करने लग जाए, कमाने लग जाए। आपका सिक्योरिटी लॉ का पेपर पास है, मार्क्स आपके 90+ हैं, आज तक शेयर मार्केट में 1 रुपये नहीं लगा रखा, झंडू बाम पढ़ा हुआ है आपने सिक्योरिटी लॉ। सच्चाई है। और क्या, जब तूने सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया है, तू 90 लिया है, तो तेरे को तो मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होगी। क्यों नहीं लगाता? लोग यहाँ सीए होने के बाद, वो कौन, राकेश झुंझुनवाला, वो लगा के पता नहीं मार्केट के बादशाह बन जाते। तुम सीएस करने के बाद शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे। सर ये तो जुआ होता है। जुआ होता तो फिर तो सारे ही बैठे होते। इतनी सारी ब्रोकरिंग फर्म्स हैं। या सेबी तो बड़ा पागल है, इन सब का बाप है जो, और हिंदुस्तान उससे बड़ा जो उसने बना दिया। ये तो बंद करवा देना चाहिए सब। आप समझ रहे हो कुछ?
इसका मतलब कि ये वो लोग बोलते हैं बेटा जिनको पता नहीं है। आपको मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा प्रोफेशनल, एक दिन में 5 से 6 हजार रुपए तो नॉर्मल है उनका, नॉर्मल कमा लेते। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। हमें देखो लोग कमाने नहीं देते कई बार। जब हम पैसा लगाने की बात करते हैं कि लाख लाख रुपए लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और एक महीने बाद खुद बोलते हैं सही कह रहा था, तो उससे पहले क्यों नहीं लगाने दे रहे हो? ये कहानी। बाकी कोई नहीं, आपकी क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करके दिखा दूंगा मैं, इसकी चिंता मत करो। आप कहोगे 1 लाख रुपए तक तो मैं कर ही सकता हूँ खुद से करके आपको दिखा दूंगा इन्वेस्ट की। देखो मैंने शेयर खरीदा, 1 महीने बाद आपको दिखा दूंगा, पर बेचूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म रखता हूँ हमेशा शेयर। मैं तो बेचूंगा जब मेरा मन करेगा, पर जिस दिन बेचूंगा उस दिन आपको यहाँ भेज दूंगा, देख कितना प्रॉफिट कमाया। आपको सर क्या बात, हमने खरीदा होता 26 रुपए का, अगर मान लो शेयर खरीदें और 5 साल में मान लो 200 रुपये भी हो जाए, 300 भी हो जाए, क्या है, कितना बड़ा रिटर्न है, कोई भी नहीं दे पाएगा आपको। फिर ऐसे ऐसे भी शेयर है मार्केट के अंदर। आपको दिखाऊंगा, बंदा यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा कि इसके अकाउंट में मैंने पैसा इन्वेस्ट करवाया, अडानी उसमें लगवाए थे, आज इतना बड़ा हुआ है कि पूछो मत। पर आज मुझसे कोई बोलता है मैं मना कर देता हूँ उसको, मत खरीद भाई। हाँ, इसलिए वो टाइम अलग था जब खरीदवाए दिए थे शेयर। हाँ, ये कहानी सोचना पड़ता है। IRCTC का जब आया था तो बहुत अच्छा था, अब बेकार है, अब नहीं खरीदना है वो शेयर। बढ़ जाए वो अलग बात है ना भाई, मेरे लिए बेकार है, मैं नहीं खरीदूंगा। कोई दूसरा हो सकता है शायद आपको बोल, राकेश झुंझुनवाला बोल दे खरीद ले, वो तो हर अगले शेयर को बोल देता है लो खरीद लो, तो क्या मैं उससे चलूंगा क्या? फिर तो ऐसा करो, उसको टीवी में बैठा दो और यहाँ से खरीदते रहो और ये देखते रहो कितना डूब रहा है कितना आ रहा है। सर उसका भी तो डूब रहा होगा अगर वो बोल रहा है, तो उसका डूबने से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये कहानी है बेटा, लोग पागल बन जाते हैं। CNBC आवाज देख ली, लगा दिया पैसा। पागल है क्या? न्यूज़पेपर देखा, पैसा लगा लिया। इसे पढ़ाई कहते हैं क्या? पढ़ाई होती जब आप खुद बैठ के उसकी एनालिसिस करते हो और आपको पता लगता है कि ये कट ऑफ प्राइस है, ये वाला प्राइस है, आपको खुद ही पता लग जाता है। टाटा मोटर्स को हम क्लास में इतना एनालिसिस करवा दिया था कि वही बता दिया था आपको, तो वही वाली कहानी है। चलो एनी हाउ, ये 5 साल वाला पता लग गया। अब एक और थंब रूल बता दूं, अगर कोई भी पैसा कंपनी पे कर रही हो, एक तो देखो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं अलग तरीके से, और कोई कंपनी पैसा पे कर रही हो जैसे अमल कमीशन हो गया, VRS हो गया, आपको नहीं आता हो 5 साल, 5 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो ये एक तरीका है। अब सीरीज आ गई 36 की। किसकी सीरीज आ गई? 36। पहला खर्चा है 36 में स्टॉक का। तो अगर स्टॉक का क्या करवाओगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, 100% अलाउड है, 100%। दूसरा कौन आ गया? इंश्योरेंस प्रीमियम। स्टॉक का सारा खर्चा अलाउड है बेटा, A to Z। बाकी आप मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग हैं जो बैठे हुए हैं। यही होगा एग्जामिनेशन हॉल में भी, बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे बेटा आपको, 2-2 घंटे में निकल लेंगे। आप पेपर भी हो जाए ना तो भी 3 घंटे बैठे रहना, और क्या, फीलिंग फील लेना पड़ता है ना पूरे 3 घंटे का। असली में चेक कर लेना, कई बार क्या हो कुछ याद आ जाता है, और हर जहाँ क्वेश्चन ऐसे शीट में बता दूंगा 2-3 दिन पहले कि जो ये पूरा एक पेज होता है, तो कई बार हमारा आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फिर कई बार उस वाले का आंसर यहीं ख़त्म हो गया, फिर उसके वाले का अगले का यहीं ख़त्म हो गया। नीचे कम से कम दो लाइनें तो होनी चाहिए, 2-3 लाइनें ऐड करने के लिए, कभी कुछ याद आ जाए, कुछ भी है लिख दो ना, तुम्हें क्या है।
एग्जामिनर को भी कुछ नहीं है, वो पढ़ के बस ये देखेगा ये सही है या गलत है। वो ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं, उसे उससे भी फर्क नहीं है, वही लिखा गया है उसने, और तुमने अलग पैरा से लिखा हुआ है। पढ़ के देखने से ही तो मतलब है सही लिखा है गलत लिखा है। सही लिखा होगा, जहाँ 2 दे रहा होगा शायद 3 दे दे, 3 दे रहा हो 4 दे दे, नंबर बढ़ेंगे ही। गलत मत लिखना बाद में, ये गलत लिख दिया, फालतू में नंबर कटवाओ अपने। पहला समझ में आ गया स्टॉक। दूसरा ये दूसरा बता रहा हूँ, सेक्शन 36 में नंबरिंग बता रहा हूँ। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। किसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम? एम्प्लॉय का। कितना खर्चा अलाउड है? 100%। बोनस और कमीशन, बोनस और कमीशन ये भी याद रखना 100% अलाउड है। जो भी अपने एम्प्लॉय को बोनस देते हो, कमीशन देते हो, 100% अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। क्या समझ में आया? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B मतलब पढ़ेंगे 43B क्या होता है। एम्प्लॉय को क्यों होगा? देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर को होगा ना अलाउड। तो खर्चे तो किस, ये चैप्टर किसका है? एम्प्लॉयर का। सोच के देख लो ये चैप्टर किसका है? एम्प्लॉयर का चैप्टर है ये। बिजनेस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। प्रोफेशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। हम पढ़ क्या रहे हैं कि उनको ये खर्चे मिलने हैं या नहीं मिलने। मैंने बताया था नहीं बताया था 30 से लेके 37 तक पढ़ाऊंगा खर्चे। हम कहाँ पहुँच चुके हैं? इसका मतलब एक सेक्शन रह गया है बस। 70% चैप्टर हो जाएगा आपका। कितने बता दिए? चौथा IUL पता है क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। जो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका भी खर्चा क्या होगा? आपको अलाउड होगा। बस एक स्टार लिख लेना। क्या? जो पर्सनल पर्पस के लिए करोगे वो अलाउड नहीं होगा। जो पर्सनल पर्पस के लिए करोगे वो अलाउड नहीं होगा। पर्सनल पर्पस वाला अलाउड नहीं होगा। बाकी इसमें भी सेक्शन 43B लगेगा। ये बताऊंगा अभी अलग से 43B क्या है। पांचवा जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसका जो खर्चा होगा वो प्रो डाटा बेसिस पे मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स का खर्चा कैसे मिलेगा? प्रो डाटा बेसिस पे। तो आपने इसका क्या चेक कर लेना है? रिडम्पशन का टाइम चेक कर लेना। अगर इसके रिडम्पशन का टाइम कितने साल है? 10 साल। तो इसके खर्चे को कितने से डिवाइड कर दोगे? 10 साल से। 10 साल से। ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। खर्चा देख लेना। खर्चा कैसे पता लगता है इसका? उसका भी एग्जाम्पल लिख लो। मान लो जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किए हैं 10,000 के, और सामने वाले ने कितना पैसा पे किया है? 9,250 रुपये पे किया। आपको नहीं लग रहा कितने का डिस्काउंट दे दिया हमने? 750 रुपीज़ का। ये खर्चा कितनी किस्तों में अलाउड होगा? 10। 75 रुपये मिल जाएंगे हर साल। मान लो ये सारी फिगर लैख में। हमने पे किया है 9250। समझ में आ गया होगा? पांच हो गए। छठा एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है। किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है? एम्प्लॉयर का। कहाँ कंट्रीब्यूशन हो रहा है?
सुन लो, कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कर रहा है एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, किसी भी फंड में कर रहा हो। जो फंड क्या होना चाहिए? बस अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो फंड क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड। अगर वो फंड क्या है बच्चों? अनरिकॉग्नाइज्ड, या वो फंड क्या है? अनअप्रूव्ड है। वो फंड क्या है? अनअप्रूव्ड है। जैसे ग्रेच्युटी फंड अनअप्रूव्ड, तो खर्चा मिलेगा? बताओ, नाम से ही बता दो, अनअप्रूव्ड का खर्चा नहीं मिलना। और ये बाकी सारे अप्रूव्ड वाले मिल जाएंगे। थंब रूल है पूरे पीसीपी की चैप्टर के अंदर, कोई भी फंड है अगर वो अप्रूव्ड है तो ही खर्चा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। खर्चा कितना मिलेगा? 100%। पर इसमें भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सेक्शन 43B इसमें भी लगेगा। तो आपके दिमाग में बार बार यही आएगा 43B क्या होता है। वैसे एक लाइन में अभी लिखवा दूंगा। 43B कहता है कि वो जो खर्चा आप कर रहे हो उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या यहाँ से पीएफ का पैसा काट लिया, ये एम्प्लॉई है, CS 3 लाख रुपए महीने की सैलरी है, इसका पीएफ काट लिया, कितना? 50,000 रुपये महीना। अब काट लिया, सरकार को जमा तो कराया नहीं, अगले महीने की 15 तारीख होती है, जमा कराना होता है। आ गई बात समझ में? तो जमा करा दिया, डिडक्शन मिल जाएगी। काट लिया, जमा नहीं कराया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। यही 43B में लिखा हुआ है। तो एक बार बता देंगे 43B में क्या है। 7वां, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगेन कहाँ कंट्रीब्यूशन किया है? पेंशन स्कीम के अंदर। कहाँ कंट्रीब्यूशन है? पेंशन स्कीम में। तो डिडक्शन क्या होगा? मिलेगी। पर यहाँ पे भी सेक्शन कौन सा लगेगा? 43B। कितनी डिडक्शन मिलेगी? नंबर 1, एक्चुअल कितना खर्चा हुआ? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किसका है? कौन कर रहा है सीमा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर। और 10% सैलरी, विच एवर इज लोअर। सैलरी का मतलब है यहाँ पे बेसिक प्लस DA। DA क्या? वही फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, वो DA ले लेना। डन है? जो भी एम्प्लॉय पैसे खर्च करेगा, सेक्शन, अच्छा सेक्शन क्या लिखवाना है? जो भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहा है? ESI के अंदर। सुना होगा ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर पैसा खर्च हो रहा है उसका, 100% अलाउड है। इसके लिए तो एक नोट लिख लेना, इट इज अलाउड even if it is deposited up to DD under 139 सबसेक्शन 1। पता है ना DD क्या है? ड्यू डेट किसकी? ROI की, रिटर्न ऑफ इनकम की। तो अगर आपने ड्यू डेट तक ROI की क्या करा दिए? पैसे जमा करा दिए, तो आपको ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। 9th लिखो, हंसना मत। घोड़ा आ गया, घोड़ा। घोड़ा समझते हो? एनिमल। अपने, हाँ अपनी सैलरी से तो पे कर रहा है वो। हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर को खर्चा अलाउड हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी सैलरी। ये ESI में जो पैसा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा। काटेगा कौन इस पैसे को? एम्प्लॉयर ही तो काटेगा उसकी सैलरी में से। काटने के बाद उसको ये पैसा थोड़ी ना देगा वापस। क्या कहेगा? जमा करवा दिया तेरा ये पैसा। समझ गए होंगे क्या हो रहा है? मतलब हमारा कहने का मतलब ये कि अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो नमस्ते है, नहीं कर रहा तो एम्प्लॉयर जबरदस्ती नहीं करेगा। पर पीएफ में तो जबरदस्ती करता है ना, कटवा पीएफ, कटवा। तुम भी कटवाते हो, क्यों?
क्योंकि जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसकी भी डिडक्शन है, जो तुम करोगे उसकी भी है। तो सोने में सुहागा तो तुम कटवाओगे नहीं क्या? हमारा भी ले, अपना भी कर, दोनों की डिडक्शन। ये कहानी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये जो लोग काम करते हैं ना जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है, तो इनको चोट उट लग जाए तो इनके ESI कार्ड बने होते। एनिमल है जो कहाँ यूज हो रहे हैं? इन बिजनेस। तो चाहे घोड़ा हो या गाय हो या भैंसे हो, कुछ भी हो, आप अपने बिजनेस में क्या करते हो? यूज। और वो एनिमल क्या हो गया? मर गया। एनिमल क्या हो गया? मर गया। जब मरेगा तब मिलेगी डिडक्शन। जिस दिन घोड़ा खरीद के लाया उस दिन नहीं, जिस दिन गाय खरीदी उस दिन नहीं, भैंस खरीदी उस दिन नहीं, जिस दिन मरेगा उस दिन डिडक्शन मिलेगी। पता है कैसे मिलेगी? खरीद के कितने का लेके आया था, माइनस में उसका स्क्रैप। बेटा घोड़े का तो सब बिकता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके नीचे जो पाँव के नीचे जो हड्डियाँ वो भी सब बिक जाती हैं, ठीक है। सिंग भी जो होगा उसका अंदर से होता है, जो भी वो भी सारा बिक जाता है। उससे क्या होता है, जो घोड़े का यहाँ पे दिमाग के अंदर होती है हड्डी, उसको पत्थर में घिसा जाता है। पहले लोग ऐसे करते थे, हिमाचल और उत्तरांचल के लोग। तो जहाँ आपके चोट लगी हो उसे घिस दो, हल्दी के साथ डाल दो, ठीक। अब कहाँ मिल रहा है वो? अगर आप ऐसे कर रहे होंगे, किसी ने बता दिया, आपको उठा ले जाएंगे जेल। देखो भाई, आ गई बात समझ में कि ये आदमी ऐसे बिजनेस कर रहा है। घोड़े का शरीर फोड़ दो, है भाई, निकाल लो हड्डी। तो इनकी क्या है आपको बताइए, वो लेदर की फैक्ट्री है, पूरी स्किन बिक जाती है। जैसे आपको बताइए आपके बाल काट दिए, आप बड़े खुश होते हो, बॉय कट हो गया है मेरा, वो बंदा आपके बाल बेच रहा है, ये मज़ा आ गया। भाई हो सकता है किसी के बाल अच्छे हों, अब वो बेकार से बाल है थोड़ी ना बिकेंगे, अच्छे बाल बिकते हैं बेटा। सर मेरे बहुत अच्छे। समझे नहीं समझे? दसवां, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? अलाउड होगा, बट एक होता है एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल में पैसा डूब गया। और दूसरा क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ते ही होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इनकम टैक्स वाला कहता है जो डूब गया वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, जो नहीं डूबा वो थोड़ी ना अलाउड होगा। पर इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका मनी लैंडिंग का बिजनेस है, ओ सॉरी, अगर आपने क्या किया है, लोन लिया है और लोन जो लिया उसमें बैड डेट्स हो जाए, जो लोन लिया उसमें क्या हो जाए, बैड डेट्स हो जाए, तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। आपका बैड डेट्स हो गया, आपने उधार, बैड डेट्स क्या होता है, डेटर बना। डेटर कब बना? जब गुड्स बेचे थे उधार में, वो डूब जाए तो डिडक्शन मिल जाएगी। तुमने किसी को लोन दिया, वो पैसा डूब गया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट उसकी भी क्या है, एक एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, मतलब समझे क्या, कि सर डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो कौन है, मनी लेंडिंग का काम कर रहा है। अगर वो कौन है, मनी लेंडिंग है। तो मनी लेंडिंग के एग्जाम्पल में सबसे बड़ा कौन, बैंक। बैंक का काम ही क्या है, लोन, बोलो, देना। और अगर बैंक लोन देगा और डूब गया तो बोल नहीं रहे, डिडक्शन मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? पर अगर तुमने लोन दिया और डूब गया तो नहीं मिलेगी। तुम्हें बिजनेस किसका करने को कहा गया था, गुड्स का, वो डूबते तो देते, ठीक है। और प्रोविज़न बना के बैठे हो, अकाउंटेंसी लगा ली, ले भाई प्रोविज़न, 1 लाख का माल बेचा उधार में, 90,000 का प्रोविज़न, तो नहीं मिलने वाला। प्रोविज़न पूरे चैप्टर में मिलना ही नहीं किसी भी चीज़ का। अनअप्रूव्ड, कोई भी फंड अनअप्रूव्ड है, मिलना ही नहीं पूरे चैप्टर में किसी का।
एक सेक्शन लिखो 41(4), इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही आना है। बैड डेट्स रिकवर्ड। आप देख रहे हो हम जा रहे थे 36 में, बीच में क्या आ गया, 41(4) आ गया। इसका मतलब कुछ है चक्कर, इसलिए ये आया। बैड डेट्स क्या बोला है, रिकवर्ड। आपके बैड डेट्स कितने के हो गए थे, 2 लाख के। कितने के बैड डेट्स हो गए थे, 2 लाख के। अलाउड बाय एओ, एओ ने कितने अलाउड कर दिए थे, 1,20,000 एओ ने अलाउड कर दिया था आपको। और डिसअलाउड कितना कर दिया होगा बताओ, 80,000। 80,000 का डिसअलाउड हो गया था आपको, 80,000 का क्या हो गया था, डिसअलाउड हो गया था। अब यहाँ पे बोलता है रिकवर्ड, बैड डेट्स क्या हो गए, रिकवर हो गए ऑफ बैड डेट्स। कितने के रिकवर हो गए भाई, 1,12,000 रुपये के रिकवर हो गए आपको बैड डेट्स। आपने ये बताना है टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, रिकवरी कितने की है, माइनस डिसअलाउड अर्लियर। अर्लियर कितने डिसअलाउड हुए थे, हाँ जी, रिकवर कितने, 1,12,000। डिसअलाउड कितने हुए थे, 80। कितना, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, रिकवर में से डिसअलाउड वाला मैं, सर डिसअलाउड एक भी नहीं हुआ था, जितना रिकवर उतनी इनकम, क्योंकि पहले आपको डिडक्शन मिल चुकी है ना, समझ गए होंगे, इसलिए प्रोविजन अलाउड होगा ना, प्रोविजन कोई अलाउड नहीं होगा। लास्ट कितना नंबर था वो, कितने नंबर हो गए थे इसके, ये तो 414 अलग से आ गए थे, 10 हो गए थे, 11। खर्चा हो गया किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो फैमिली प्लानिंग के लिए किसके ऊपर खर्चा करोगे, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, या सुनो किसको अलाउड होना चाहिए खर्चा, ओनली कंपनी को। तो यहाँ पे बोला हुआ है ओनली कंपनी एसएससी को अलाउड है ये खर्चा, ओनली किसको अलाउड है ये खर्चा, कंपनी एसएससी को, और किसी को अलाउड नहीं है बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड है। एग्जाम में क्या आने वाला है वो आपको पता लग गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बता देगा, फैमिली प्लानिंग का हुआ है, कितनी किस्तों में करके आ जाना है, 5। हाँ बिल्कुल। और आज की क्लास का लास्ट सेक्शन करेंगे 37, 2 मिनट और ख़त्म हो जाएगा। 37 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। असली में क्या है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर, किसके लिए खर्च करेगा, अपने लिए, फैमिली के लिए थोड़ी ना, एम्प्लॉय की फैमिली के लिए। कल कितने बच्चे आए थे क्लास में, चलो सेक्शन 37 जर्नल डिडक्शन। 37 क्या है, जर्नल डिडक्शन। जर्नल डिडक्शन क्या है, ये कहती है पहली बात, अगर सेक्शन 30 से लेके 36 तक एक्सपेंस नॉट कवर्ड, अगर कोई भी खर्चा क्या है कवर्ड नहीं है, कहाँ पे, 30 से लेके 37 तक, तो उसको कहाँ कवर किया गया, 37 में। समझ में आ गया होगा।
क्या आपने सैलरी का खर्चा पढ़ा था कि सैलरी का खर्चा कहाँ मिलेगा? नहीं। तो सैलरी का खर्चा 37 में अलाउड होता है। बिजली का बिल कहाँ मिलेगा? पढ़ा था? नहीं पढ़ा। वो यहीं मिलेगा। कितना मिलता होगा? सारा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी खर्चा हो वो किस पर्पस का हो? बिजनेस और प्रोफेशन का हो। अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस का है तो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन वाला अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। पेपर में इसमें एक चीज आ सकती है, क्या CSR का खर्चा मिलेगा? अब ये मत पूछ लेना क्या होता है CSR। 135 सेक्शन होगा शायद इसका, शायद क्या मैं जो सेक्शन बोल दूं वही सेक्शन बन जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे पता है कि ऐसा होता है। असली में क्या है, CSR का खर्चा इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता। रीजन बता सकते हो आप? पता है होता क्या है? इनकम टैक्स कह रहा है तेल लेने गया कंपनी सेक्ट, हम अलाउड नहीं करेंगे। पर क्यों? रीजन भी तो होना चाहिए। ये कंपनी सेक्रेटरी बताएगा आपको रीजन क्यों। जिसको भाई उसको पहले 135 तो आना चाहिए, 135 नहीं आता होगा ये कैसे बता देगा? मारो। बहुत दिमाग है आप, बनोगे CS बनोगे, वेरी गुड। देखो पता है क्या है कहानी, ये इट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की नीड है क्या ये खर्चा? नहीं, ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की नीड नहीं है ये। इसलिए हम वो खर्चे अलाउड करते हैं जो बिजनेस की नीड होते हैं, समझे? तो जो बिजनेस की नीड होंगे केवल वही खर्चे अलाउड होंगे, इसलिए हम CSR का खर्चा अलाउड नहीं कर रहे। इट इज नॉट अ नीड ऑफ बिजनेस, इट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही? क्या दिवाली वाली होली उली के सबके खर्चे अलाउड होंगे? यस, सब खर्चे अलाउड होंगे, सब खर्चे अलाउड होंगे। गलती क्या करके आ सकता है बच्चा? CSR। बच्चा गलती क्या करके आ सकता है? डिविडेंड, या डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या ये खर्चे अलाउड होंगे? नो। बोलो क्यों? डिविडेंड मालिक कौन? शेयर होल्डर है, अपने लिए खर्चा कर रहे हो, अलाउड कर दें। क्यों? अल्टीमेटली आप यही तो पढ़ते हो, कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो भाई पैसा खर्च कर रहे हो, अपने लिए खर्च कर रहे हो, कंपनी की नीड है क्या? कंपनी की नीड का खर्चा थोड़ी ना ये तो शेयर होल्डर के लिए पैसा, और शेयर होल्डर के लिए इनकम है, खर्चा कहाँ है ये? मालिक की तो इनकम हो रही है। आज एक चीज बताता हूँ, आप 12वीं में पार्टनरशिप पढ़ के आए, पार्टनर को सैलरी मिलती है, अकाउंट्स में आपने लिखा खर्चा है, लिखा ना, इनकम टैक्स अलाउड थोड़ी ना करेगा उस खर्चे को। बोलो क्यों? वो कह रहा प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, खर्चा थोड़ी ना है, अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में। फिर आपको कि सर वहां तो दिखाया था, आपने वहां भी ढंग से नहीं देखा अपने अपनी आंखों से, वहां PNL में नहीं दिखाया था, PNL एप्रोप्रिएशन में दिखाया था, समझे? पर आपको आज तक ये नहीं पता लगा कि वो PNL एप्रोप्रिएशन में क्यों दिखाया, PNL में क्यों नहीं दिखाया। वो छोड़ो, मुझे नहीं पढ़ाना है वो सब, ठीक है? और ना कभी हमने ऐसे पढ़ा भी बेटा। अब आ जाओ एक टैक्स, मैं गलतियां बता रहा हूं जहां आप करोगे, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। टैक्स, टैक्स कितने होते हैं? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, तो एक तो हो गया टैक्स, एक हो गया इंटरेस्ट, और एक हो गया पेनल्टी। 3 चीजें हो गई। क्या डायरेक्ट टैक्स का खर्चा अलाउड होगा? बोलो, क्या डायरेक्ट टैक्स का खर्चा अलाउड होगा? बोलो, क्यों अलाउड होगा? पढ़ी डायरेक्ट टैक्स रहे हो, नॉट अलाउड। यस और नो? क्या उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा? नो। क्या उसकी पेनल्टी अलाउड होगी? नो। क्या समझे? सर डायरेक्ट टैक्स वाला तो कोई भी अलाउड नहीं होगा। क्यों? पढ़ ही क्या रहे हैं? डायरेक्ट। ये अपने खर्चे क्यों देने लगा? फिर तो तुम कहोगे नहीं देते तेरा टैक्स, नहीं देते तेरा इंटरेस्ट, नहीं देते पेनल्टी, कर ले जो करना है। भाई तू नहीं देगा ना, तेरे ऊपर पेनल्टी तो लगेगी, बारात लेके आ जाएंगे, तुझे उठा ले जाएंगे, पैसे भी ले लेंगे, हम तो बहुत खतरनाक लोग हैं, और तेरे को खर्चे भी अलाउड नहीं करेंगे।
पहली बेइज्जती फुल बेइज्जती, ऐसे लोग हैं ये। और दूसरा कौन है आपका, आईटी मतलब जीएसटी। ये सुनो, जीएसटी का टैक्स अलाउड होता होगा? क्यों? वो तो इनडायरेक्ट टैक्स से अलाउड नहीं होगा। वो तो अलाउड होगा भाई, सामान खरीदें टैक्स दें और हमें इधर से डीटी वाला छूट भी ना दे, गलत बात है। खर्चा ये हमने अपनी जेब के अंदर रखा है पैसा, सरकार को दे दी, सरकार को दे चुके हैं, अलाउड है, ये भी अलाउड है। पेनल्टी अलाउड नहीं है, बोलो क्यों? पेनल्टी है भाई वो। अच्छा, इससे आपका काम आसान हो गया, देखो लो, ये इसके लिए 4-4 लाइनें 6-6 लाइनें लिखी हुई किताब में, काम आसान हो गया आपका। कहानी अलाउड, पेनल्टी लिखना, ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड। तो अगर पेनल्टी किसकी है, ब्रीच ऑफ लॉ की है, तो अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। हाँ, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर अलाउड है बेटा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउड है, और अगर ब्रीच ऑफ लॉ है तो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा 70-80% कंप्लीट हो चुका है, 80% ही मान लो, 20% मंडे करा दूंगा। वैसे मंडे किसकी क्लास है? ओनली टैक्स, और वो भी इनकम टैक्स। और क्लास जो है टेस्ट है ना, हाँ, तो आईपीसी का टेस्ट ले लेते हैं। अब डेली टेस्ट हुआ करेंगे 9 से 10, कहानी खत्म बेटा, रिवीजन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सामने, 9 से 10, और 10 से लेके 2 बजे तक जो पीसीपी रह गया वो, और बाकी इनकम टैक्स उड़ा देंगे। और क्या करना है, असेसमेंट करा दूंगा, क्योंकि सेट ऑफ बाद में कराऊंगा, आधे घंटे भी नहीं लगने उसमें, एक पेज पे सेट ऑफ खत्म है। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आपका बुधवार तक खत्म ही हो जाएगा। ये जो अपने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मज़ा आ गया भाई। बाकी फीवर में भी आपको पढ़ा दिया 2 घंटे, पर ये ऊपर वाले की कृपा है भाई।